आज सुनिए हिंदी की वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी लाल साहब। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूं सीमा सिंह। विश्वास तो किसी को नहीं होता, पर लाल साहब प्रेम में पड़ चुके हैं। उस भव्य बंगले की बुनावट में व्याप्त वायुमंडल का एक एक अणु चकित है लाल साहब के इस प्रेम पर। ये खुर्राट लाल साहब जब चंडिका का रूप धारण कर कप प्लेटें ग्लास तोड़ते हैं, या अबोध भतीजे भतीजियों पर उमड़ते घुमड़ते हैं, या दानवी अट्टहास करते हैं, या मुंह फुलाकर लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं, तो वायुमंडल के अणु जैसे घूर्णन करना भूल जाते हैं। आज वही लाल साहब अपने शाही शयन कक्ष, जिसमें बाबूजी के अतिरिक्त कोई नौक किए बिना नहीं जा सकता, में भतीजे भतीजियों के छोटे मोटे जुलूस के साथ कमर लचका लचका के नाच रहे हैं। गाना भी कौन सा? नित्य की भात हा हू वाला पॉप नहीं, वरन मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। लाल साहब के शयन कक्ष की साज सज्जा राजकुंवरी के शयन कक्ष से कम नहीं है। कक्ष में बच्चों का प्रवेश प्रायः वर्जित है। बच्चों का मनोविज्ञान भी कम विचित्र नहीं। वे वर्जित प्रदेश में अवश्य झांकना चाहते हैं और लाल साहब के कोप का भाजन बनते हैं। लाल साहब की सामान्य सी चिंगाड़ पर मंझली भाभी कुमकुम के नन्हे पुत्र की सूसू निकल गई थी और लाल साहब चिड्डे से उछले थे। इन भाभियों ने औलादें पैदा कर दी और छुट्टा छोड़ दी। अम्मा, मेरा कमरा साफ करवाओ जल्दी। बड़ी भाभी भागवंती जाने किस दुस्साहस से कह गई थी, ननद जी, तुम्हारे बच्चे होंगे तब क्या होगा। लाल साहब आदत के अनुसार अपनी तराशी हुई धनुष सी भौहें सिकोड़कर भाल के मध्य में ले आए थे और उनके पुंडरीक नयन फैलकर भौहों को स्पर्श करने लगे थे। माय फुट। विवाह कर अपने हाथों की लकीरों में कौन जन्म भर को गुलामी लिखाएगा। दिन भर वानर सेना को सहेजो सकेलो, पति की बाट जोहते हुए तुम लोगों की तरह उबासी लो, यह हमसे ना होगा। मैं तो बस कोई ठसकेदार सरकारी पद हथियाकर रौब गालिब करूंगी। इन्हीं रौबीले लाल साहब के दुर्लभ कक्ष में बच्चे नाच गा रहे हैं। संपदा को लाल साहब नाम यूं ही नहीं दे दिया गया है। ठाकुरों की रियासत, गढ़ी, प्रभुत्व, आतंक अब भले ही न रहा हो, पर ठाकुर रणवीर सिंह की इस दलरुआ इकलौती पुत्री की लाल साहबी आज तक अक्षुण्ण है। आप हिंदी साहित्य से एमए कर रही हैं। छोटी भाभी नीरजा फुसफुसाकर हंसा करती हैं। लाल साहब के तेवर ऐसे कलफदार हैं कि जब सुरूर में कोई पद जोर से पढ़ने लगते हैं तो लगता है कोई कोतवाल अपने कैदियों को हड़का रहा है। सुनकर कुमकुम तनिक अभिमान से कंधे उचकाती है। इसलिए ना मैंने संपदा को इतना बढ़िया उपनाम दिया है, लाल साहब। वाह वाह। अच्छा, बहुत न इतराओ। लाल साहब को जब अपने इस नाम के बारे में पता चल गया तो हम तीनों की खैर नहीं। और भागवंती की चेतावनी पर तीनों महिलाएं भयभीत मृगी सी दिखने लगती हैं। लाल साहब नामकरण आनन फानन में हो गया था। कुमकुम की बैंगनी साड़ी लाल साहब की नज़रों में चढ़ गई थी। यद्यपि लाल साहब लड़कों से परिधान शर्ट्स और जीन्स पहनते हैं, पर उन्हें भाभियों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद आता है और वे उनकी व्यक्तिगत वस्तुएं राम नाम जपना पराया माल अपना की तर्ज पर हड़पते रहते हैं। कुमकुम ने कह दिया, ये साड़ी मेरे लिए तुम्हारे भैया मेरे जन्मदिन पर लाए थे, तुम बाबूजी से अपने लिए ऐसी ही साड़ी मंगवा लो। दूसरे दिन कुमकुम के बिस्तर पर उस प्रिय साड़ी की कतरनें फैली छितराई थी। लाल साहब ने न जाने कब कैंची उठाकर साड़ी को भाजी की तरह कतर डाला। बाबूजी पुत्री के पक्ष में ढाल बनकर खड़े हो गए थे। अभी संपदा में लड़कपन है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुमकुम, तुम्हें दूसरी साड़ी आ जाएगी। तीनों भाई रमानाथ, कामतानाथ, श्रीनाथ मूक बधिर से उस करुण दृश्य को देखते रह गए थे। लाल साहब को ललकारें इतनी ऊर्जा और बल किसी की भुजाओं में न था। फिर रसोई में भागवंती और कुमकुम की बैठक हुई। कुमकुम हिचकते हुए बोली थी, लाल साहबों का ज़माना लद गया, पर इनकी लाल साहबी न गई। ये लाल साहब गलत समय में पैदा हो गए। आज़ादी के पहले पैदा होना चाहिए था। भागवंती ने हिचकती कुमकुम की पीठ ठोकी। वाह कुमकुम, क्या नाम सुझाया तुमने, लाल साहब। वाह वाह। लाल साहब गलती से लड़की बनकर पैदा हो गए, वरना इनके नाक के नीचे और अधर के ऊपर जो सपाट मैदान है, वहाँ सीधी कलफदार मूछ लहरा रही होती।
भाभियाँ लाल साहब की कितनी ही निंदा करें, पर बाबूजी को वे प्राणों से प्रिय हैं। वे नियम पूर्वक प्रातः लाल साहब के कमरे में जाते हैं, उनके काले कत्थई रेशमी केश सहलाते हैं। बिटिया उठो, दिन चढ़ाया है। और लाल साहब कुनमुनाते हुए, हाथ पैर झटकते हुए, चादर मुंह तक तान एक पकड़ और सो लेते हैं। बाबूजी कहते हुए नहीं अघाते, संपदा के जन्म के बाद ही हम पर धनलक्ष्मी की कृपा हुई। पहले बघेल वस्त्रालय बिल्कुल न चलता था, अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के 3-3 प्रतिष्ठान हैं। साक्षात लक्ष्मी है लक्ष्मी। ममता में डूबी अम्मा बाबूजी का अनुमोदन करती। अम्मा बाबूजी के अतिरिक्त संरक्षण और दुलार से पोषित लाल साहब का शैशव तीनों भाइयों की शिकायत करते हुए बड़ी आन बान और शान से बीता। तरुणाई तक पहुँचते पहुँचते आपकी प्रकृति प्रवृत्ति का तीखापन शीर्ष पर पहुँच गया। वो नीली छतरी वाला भी कम छल छंद नहीं रचता। लाल साहब की दूधिया मरमरी त्वचा, काले कत्थई रेशमी केश, पुंडरीक नयन, लचकती टहनी सी कोमल देह में इतनी ऊष्मा और हठ धर्मिता पता नहीं क्या सोचकर भरती। इस हठ धर्मिता के चलते लाल साहब भूख हड़ताल करने में गांधी जी की तरह निष्णात हैं। अन्न जल त्याग को अमोघ अस्त्र की भांति प्रयोग करते हैं। उन्हें मालूम है कि भूख हड़ताल से उनका अपराध कम हो जाता है और घर के निरपराध मेंबरान अपराधी दिखाई पड़ने लगते हैं। बाबूजी चीख कर घर की चूल्हें हिला देते हैं। तुम लोग बच्ची को भूखा मारोगे क्या? गलतियां बच्चों से हो जाएं तो क्या वो भूखा प्यासा पड़ा रहे? तुम लोग बस एक ननद को खुश नहीं रख पाती, बस वही खाओ और सो। बाबूजी जब तीनों भाइयों को बहुत कुछ कह डालते और तीनों भाई लाल साहब को मनाने में जुट जाते, तब लाल साहब व्रत तोड़ने को तैयार होते। रोई रोई लाल आंखें मेज पर गड़ा कर बैठ जाते। उस दिन अकारण ही उन्हें सब्जी में नमक अधिक लगता या चावल कच्चा रह जाता। लाल साहब रमानाथ को उल्हाना देते, ब्रदर इन अनपढ़ों को कहाँ से बहलाए हो? ये खाना नहीं गोबर है गोबर। श्रीनाथ अम्मा का मुँह लगा है और अपेक्षाकृत साहसी है, बोल देता, संपदा अगर स्नातक भाभियाँ अनपढ़ हैं तो फिर अनपढ़ तुम भी हुई। तुम स्वयं तो कभी रसोई में झांकने नहीं जाती। और लाल साहब श्रीनाथ पर हिंस्र दृष्टि डालते। बाबूजी स्थिति संभालते, बेटी तुम खाना खाओ, इन लोगों से मत उलझो। खाना खाते समय चित्त शांत रखना चाहिए। चित्त शांत? और इसका? जिसके दिमाग में इतनी गर्मी भरी हो उसका चित्त शांत कैसे रह सकता है बाबूजी? कहकर श्रीनाथ अपनी ही बात पर हंस लेता। लाल साहब का धैर्य छूट जाता। कुछ चुगते कुछ छोड़ते और थाली में हाथ धो उठ खड़े होते। वे थाली में नित्य इसी तरह हाथ धो, झूठी थाली छोड़ धम धम पैर पटकते चले जाते हैं। घर में भाभियाँ हैं, उनकी झूठी थालियाँ न उठाएंगी तो क्या दिन भर पलंग तोड़ेंगी? भाभियाँ लाल साहब को जितना ही बुरा कहें, पर इनकी असीम अनुकंपा न होती तो इन लोगों का गृह प्रवेश दुर्लभ हो जाता। भागवंती जब घर में आई तब लाल साहब छोटे थे, पर कुमकुम और नीरजा लाल साहब की सर्वोच्च परीक्षण से गुजर कर आ पाई हैं। बाबूजी ने स्पष्ट कह दिया था, बहू का चयन तो हमारी बिटिया करेगी। लाल साहब बड़ी ठसक से श्रीनाथ अम्मा बाबूजी के साथ नीरजा को देखने पहुँचे थे। नीरजा को कम और छत व दीवारों को अधिक देखते हुए, थाली में चम्मच घुमा घुमा कर नगण्य सा कुछ चुगते हुए, रुमाल से अधर पोंछते हुए, कनपट्टियों में फुसफुसाते, अम्मा बाबूजी की बात गर्व से सुनते हुए, श्रीनाथ के कान में मंत्रणा करते हुए लाल साहब ने नीरजा को हरी झंडी दिखाई थी। उन लोगों के जाने के बाद व्यवस्था का भार संभाले नीरजा के मौसेरे भाई उपमन्यु ने नीरजा को बहुत डराया। नीरजा संभल के, ये संपदा तो घर की बॉस दिखती है। वाह भाई, प्रभुत्व हो तो ऐसा। माता पिता उसकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते। फिर धूमधाम से बारात आई। बारात में पधारे लाल साहब ऐसे लग रहे थे जैसे पानी की सतह पर तैरती तेल की बूंदें। दूधिया रंगत पर लाल परिधान। उपमन्यु बड़े नाटकीय ढंग से एक हाथ छाती पर रखकर बोला, नीरजा, ये लाल छड़ी हमारे दिल के आर पार हो गई। मैं उसे देखते ही ढेर हो गया हूँ। ससुराल पहुँचते ही तुम कोई ऐसा जुगाड़ बैठाना कि लाल छड़ी का शाही दिल हमारी झोली में आ गिरे। नीरजा 8 दिन ससुराल में रही। 9वें दिन जाकर उपमन्यु उसे वापस ले आया। इधर उधर ताक झाँक करता रहा पर लाल छड़ी के दर्शन लाभ न हो सके। घर पहुँचते ही अधीर सा पूछने लगा, नीरजा, हमारी लाल छड़ी कहाँ लोप हो गई थी भाई? हम उचकते छटपटाते रहे कि तनिक दरस परस हो जाए, पर सुनकर विक्षुब्ध नीरजा बमसी फट पड़ी। लाल छड़ी नहीं, लाल साहब कहो। मेरी जिठानियाँ उसे लाल साहब कहती हैं।
उपमन्यु भाई, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया है। लाल साहब के दांव पेच सामान्य मनुष्य की समझ से परे हैं। बिजली गुल होने पर वे इसलिए घर की चूल्हे हिला देते हैं कि उन्हें गर्मी लग रही है। मलिन उदास हो वातायन के पास खड़ी हो पेड़ों की फुनगियाँ निहारा करती हैं। यद्यपि उन्हें उदास होने का कोई कारण ज्ञात नहीं होता। भाभीियों से गिनी चुनी बात ही करते हैं। दूसरे शब्दों में भाभीियों को मुंह नहीं लगाते। उन्होंने मेरी 5 साड़ियाँ ऐसे झपट लीं जैसे उन्हीं की थी। भाई भाभी होटल, पिकनिक, सिनेमा कहीं भी जाएं, लाल साहब अनिवार्य रूप से साथ जाते हैं। मैं हनीमून के लिए कहीं बाहर नहीं गई, अन्यथा लाल साहब वहाँ भी जाते। भागवंती जीजी ने साफ साफ समझा दिया कि यहाँ गृहस्थी के बोझ के साथ साथ लाल साहब के नखरे भी उठाने पड़ते हैं। बस इतना जान लो कि लाल साहब की नाक पर मक्खी बैठ जाए तो पूरा घर उस दुस्साहसी मक्खी के पीछे पड़ जाता है। सुनकर माँ ने कपाल थामा। राम राम, दिखने में इतनी सुंदर और लच्छन ऐसे? उपमन्यु ने नीरजा की पीठ पर धौल जमाई। मौसी, लच्छन चाहे जैसे हों, पर ऐसा शाही रुतबा ना देखा ना सुना। अब मेरा क्या होगा? नीरजा चिढ़ गई। होगा क्या? उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लो, अन्यथा तुम्हारे दिमाग के सारे कोण सही जगह पर आ जाएंगे। सहायक प्राध्यापकी से जो पाते हो उतना लाल साहब अपने वस्त्र, प्रसाधन, पेट्रोल, होटल में स्वाहा कर देती हैं। बाप रे, मुझे तो सुनकर पसीना आ गया। कहकर भी हंसते हुए उपमन्यु ने एक बार फिर अपने लौह हाथों से नीरजा की पीठ तोड़ी। बहन जी लगी रहिए, लाल साहब की सेवा में मेवा मिलेगा। ठीक है, सेवा मैं कर लूँगी, मेवा तुम खा लेना, नीरजा ने उलाहना दिया। इस क्षुद्र के भाग्य में मेवा कहाँ? पता नहीं उपमन्यु के भाग में मेवा खाना था या नहीं, पर अगले महीने ही उसका स्थानांतरण नीरजा के ससुराल के शहर में हो गया। लाल साहब ने जब उपमन्यु को कॉलेज परिसर में देखा और सुना कि वो उनकी क्लास को हिंदी साहित्य पढ़ाएगा तो मन ही मन फुफकारी। सफ़ेद कपड़ों में स्वयं को शशि कपूर समझ रहा है। वैसे लाल साहब गुरु का निरादर नहीं करते, पर यह गुरु बाद में, नीरजा भाभी का भाई पहले है। और भाभीियों के मायके वालों से आदर से बात करना लाल साहब की नियमावली में नहीं। लाल साहब ने बड़ी सतर्कता से प्राध्यापक की कुर्सी में खुजली वाली केवांच फैला दी। बैठते ही उपमन्यु को खुजलाहट का दौरा पड़ गया। उसे तांडव करते देख छात्राएं पेट पकड़कर हंसने लगीं। लाल साहब अपने स्थान पर बैठे बैठे विकृत अट्टहास कर रहे थे। खुजलाहट से किसी सीमा तक नियंत्रण पाकर उपमन्यु ने एक विहंगम दृष्टि पूरी क्लास पर डाली। उसकी भूरी पुतलियां लाल साहब के मुख पर आबद्ध हो गईं। अरे, आप इसी कॉलेज में हैं? जी जी जी, संपदा सिटपटा गई। मैं इस सत्कर्म करने वाले के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कभी कभी ऐसा स्वागत भी होना चाहिए। वैसे मैं चेहरा पढ़ने में दक्ष हूँ, चेहरा पढ़कर बता सकता हूँ कि ये काम किसका है, पर सबके बीच उसका नाम ले मैं उसे लज्जित नहीं करूँगा। कहते हुए उपमन्यु की दृष्टि लाल साहब के चौगिर्द फिसलती रही। जो लाल छड़ी उसके दिल के आर पार हो गई थी, उसके मुख से दृष्टि हटाना आसान न था। लाल साहब उस धीर गंभीर दृष्टि की ताक झांक सह नहीं पा रहे थे। ये तो ज्योतिषी मालूम पड़ता है, तभी तो जान गया कि केवांच मैंने डाली है। लाल साहब की ग्रीवा कमर तक झुक गई। वस्तुतः लाल साहब की लाल साहबी घर तक ही सीमित है, बाहर वे शिष्ट और शालीन ही रहते हैं। उपमन्यु पूरी कक्षा से संबोधित हुआ। आज आप लोग अपना अपना परिचय दें, कुछ अपनी कहें, कुछ मेरी सुनें। आप लोगों को मास्टर्स डिग्री मिलने वाली है। मैं भी मास्टर, आप भी मास्टर। मुझे अपना मित्र समझें, कोई कठिनाई हो तो निशंक कहें। उपमन्यु ने अपने सरल प्रशांत स्वभाव से पहले ही दिन मैदान मार लिया। सभी छात्राएं अपना परिचय देने लगीं। लाल साहब का उत्साह एकाएक चुक गया। वे पिचके गुब्बारे से दिखने लगे। ये प्रायः प्रथम अवसर था जब लाल साहब स्वयं को अपराधी पा रहे थे। उन्हें गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए था। क्लास के बाद लाल साहब अपराधी से उपमन्यु के सामने आ खड़े हुए। सॉरी सर। किस बात के लिए? मैंने आपकी कुर्सी पर केवांच आपने डाली थी, पर आप जैसी शिष्ट लड़की। जी, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। लाल साहब को इतने समीप देखकर उपमन्यु की छाती रेलगाड़ी से धड़धड़ाने लगी। तो आप नहीं जानते केवांच किसने डाली है? संपदा के कंठ में शब्द अटक कर रह गए। नहीं, मैं कैसे जानूँगा? खैर हटाइए, आपने अपराध स्वीकार कर लिया, ये अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ आगे से आप ऐसी कुचेष्टा नहीं करेंगी, कहकर उपमन्यु मुस्कुरा दिया और स्टाफ रूम की ओर चला गया।
घर लौटते हुए लाल साहब आत्मग्लानि में डूबे हुए थे कि उन्होंने व्यर्थ ही अपनी पोल खोली। रात भर उपमन्यु का क्षमादान झिझोड़ता रहा, फिर भी उन्हें अपराध स्वीकार करके आत्मसंतोष मिल रहा था। उसकी दूधिया मुस्कान याद आती रही थी, उसकी मुस्कान जैसे झील के स्वच्छ पानी में चांदनी छिटकी हो। दूसरे दिन शाम को उपमन्यु घर आ पहुंचा। गेट से उसे प्रविष्ट होते देख अपने कक्ष के वातायन में बैठे वॉकमैन सुन रहे लाल साहब ऐसे झटके से उठ खड़े हुए जैसे निकट ही कहीं बम विस्फोट हुआ हो। अब उपमन्यु उसकी शिकायत करेगा और भाभियों के सामने उसकी हेठी होगी। वो अव्यवस्थित सी कक्ष में चक्कर काटने लगी। श्रीनाथ ने पर्दे की फांक से झांका। संपदा, तुम्हारे सर आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? पर क्यों? संपदा संठ, ऐसे ही बुला रहे हैं। धम धम पैर पटक कर चलने वाली संपदा भीगी बिल्ली सी कला कक्ष में पहुंची। नमस्ते सर। उस भव्य सुसज्जित कला कक्ष में जैसे नूपुर बज उठे। नीरजा और अम्मा से बात कर रहे उपमन्यु ने उसे एक ओर बैठने का संकेत कर कहा, माताजी कह रही हैं आपको विषय संबंधी कुछ कठिनाइयां हैं। मैं नीरजा से मिलने कभी कभी आता रहूँगा। आप निसंकोच हो मुझसे अपनी कठिनाइयाँ पूछ सकती हैं। जी। प्रीवियस में कितना प्रतिशत आया है? 56। थोड़ा मेहनत कर लेंगी तो प्रथम श्रेणी आ सकती है। जी। संपदा प्रयास करके भी जी से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। विषय संबंधी कुछ परामर्श सुन वो जल्दी ही अपने कक्ष में भाग आई। वो कृतज्ञ थी कि उपमन्यु ने केवांच प्रकरण नहीं उठाया। और फिर कवियों की कविताओं का सरस वर्णन करते हुए उपमन्यु पता नहीं कब लाल साहब के हृदय के प्रकोष्ठों में उतरता चला गया। विद्यार्थियों के इस प्रिय गुरु की भूरी आँखें और प्रशांत चितवन लाल साहब की आँखों में समा गई, देह में छाती गई एक सुखद स्वप्निल अनुभूति बनकर। उन्हें अचरज होता कि वे अनजाने उपमन्यु के स्वर, चाल ढाल, पोस्चर, वस्त्र विन्यास, केश विन्यास को परखते रहे हैं। लाल साहब को आश्चर्य होता है कि जिसे भाभी का भाई है कोई लाट साहब नहीं, सोचकर लापरवाही से कंधे उचका दिए थे। वो अनजाने अनचाहे उनकी स्मृतियों में आठों प्रहर विद्यमान रहता है। अपने इस परिवर्तन पर लाल साहब आश्चर्यचकित थे। फिर भी उन्हें लगने लगा कि पुरुषों में एक ऐसा आकर्षण होता है जिसमें बंध कर बड़े आनंदी भाव से सारी उम्र गुजारी जा सकती है। वे उपमन्यु सर के लेक्चर सुनते हुए पता नहीं किन अज्ञात अदृश्य मनोरम घाटियों में निर्बाध निर्द्वंद निश्शंक भाव से उतरते चले गए। ये निष्ठुर निर्मोही हठी लाल साहब अपने सद्य प्रस्फुटित प्रेम अंकुरों को लेकर झेपे, लजाए, उड़े उड़े से रहने लगे और भाभियाँ एक दूसरे को कनखी मारकर उनके इस राधा रूप का बखान करती। जब सुबह के नाश्ते के वक्त लाल साहब ने उद्घोषणा की कि मुझे एमए फाइनल टफ लग रहा है, मैं उपमन्यु सर से ट्यूशन लूँगी, तो नीरजा काँप कर रह गई। अब ये उसके भाई की भावनाओं से खिलवाड़ करेगी और वो गरीब मारा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही तो बाबूजी अम्मा से कह रहे थे अपनी इस बच्ची को बड़े ठाट बाट से विदा करूँगा, हिंडोले में झूलेगी, हुक्म बजाने को दसियों नौकर। बड़े समधी के माध्यम से बात चल रही है, यदि जम जाएगा तो इसी गर्मी में इसका विवाह कर देंगे। लड़का आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, आजकल ट्रेनिंग में है। सुनकर अम्मा उत्साह और संतोष की उस नाव में सवार हो गई थीं जिसमें बाबूजी सवार थे। इधर लाल साहब कुछ और रच रहे हैं। लाल साहब का प्रस्ताव सुनकर बाबूजी कहने लगे, ट्यूशन लेना ही है तो किसी और से ले लो। उपमन्यु नीरजा का मौसेरा भाई है, ट्यूशन फीस नहीं लेगा तो हमें संकोच होगा। कैसे ना लेंगे, लिफाफा जबरन जेब में डाला जा सकता है बाबूजी, वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरा डिवीज़न बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे। नीरजा ने अनिच्छा दर्शाई, पर तुम व्यर्थ परेशान होती हो, कहकर उपमन्यु नित्य सांध्यकाल पहुंचने लगा। पहले शाम को लाल साहब घर में कम ही टिकते थे, कभी क्लब, कभी पिकनिक, कभी शॉपिंग, कभी थिएटर या सहेलियों के घर। पर अब वे घर पर रहकर शाम की प्रतीक्षा में घुलने लगे, विरह में दग्ध होने लगे। अम्मा संझा बेरी पुत्री को घर में देखती हैं तो तुष्ट होती हैं कि लड़की की लड़कई जा रही है, समझदारी आ रही है। अम्मा जिस तिस देवी देवता के आगे माथा टेकती रहती थीं कि पुत्री को समय रहते चेत आ जाए। यद्यपि अम्मा ने मुक्त हस्त से संपदा पर दुलार लुटाया है, पर उसके बड़े होने के साथ ही वे दुश्चिंता में घिरती गईं कि इसके लाल मिर्च से स्वभाव को देखते हुए ससुराल में इसका निर्वहन कैसे होगा।
उन्होंने कई बार संपदा को समझाना चाहा, पर बात अब उनके हाथ में नहीं रह गई थी। संपदा उन्हें अपनी फटकार से चित्त कर देती और अम्मा खेत रहे सेनानी सी अचल अचेत बैठी रह जाती। अब वही घुमक्कड़ पुत्री घर में रहती है, अम्मा प्रसन्न कैसे न रहें। अम्मा को उपमन्यु का शाम को आना अच्छा लगने लगा है और वे नित्य ही उसके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करके रखती। उपमन्यु हंसता, संपदा रोज ऐसा तर माल उड़ाऊंगा तो होटल का खाना बेस्वाद लगेगा। ये सब खाकर माँ की याद आ जाती है। घर के खाने में जो स्वाद है वो होटलों में कहाँ। मालूम होता है आपको खाने पीने का बहुत शौक है। हाँ है। इस 2 जून के खाने से ही तो आदमी तमाम दिन जूझने की ऊर्जा पाता है। अच्छा खाना बनाना भी एक कला है संपदा। खाना बनाना कला? क्या सचमुच? तभी श्रीनाथ कहता, नीरजा इतना अच्छा खाना ना बनाया करो, वरना किसी दिन सुरूर में आकर मैं तुम्हारी उंगलियां चबा जाऊंगा। नीरजा मंद मंद मुस्कुराती और लाल साहब के अधर तिर्यक हो जाते। खाना बना दिया तो मानो जंग जीत ली, और अब उपमन्यु वही भोजन प्रकरण लेकर बैठ गया है। अच्छा चलूं? ओह हाँ, संपदा पता नहीं कहाँ खोई थी। सर ये ट्यूशन फीस। फिर वही, संपदा तुम इस तरह मुझे संकोच में डालती हो। कुछ क्षण मैं घरेलू वातावरण में व्यतीत करता हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं? अच्छा इसे आप ना लें और हम संकोच में पड़ें, है ना? ना बाबा ना। संपदा ने बड़े अधिकार से लिफाफा उपमन्यु की कमीज की जेब में डाल दिया। संपदा की लरजती श्वेत सिक्त उंगलियां उपमन्यु के धड़धड़ाती छाती से जा टकराईं। पेन लेते देते, पुस्तक के पन्ने पलटते हुए तो कई बार उंगलियों की पोरों का टकराव होता है, पर हृदय की धड़कन को महसूसती हुई संपदा बिल्कुल ही कुमकुमी हो आई। संपदा रात भर वो स्पर्श महसूस करती रही, उपमन्यु की धड़कन सुनती रही। सुबह लाल साहब रसोई में पहुंचे। बड़ी भाभी आज हम सब्जी बनाएंगे। तीनों भाभियां इस तरह एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं जैसे उनके साथ कोई दुर्घटना घटने जा रही हो। लाल साहब को बघार के तीखे धुएं से उबकाई आती है। फिर आज ये कैसा हट? भागवंती बोली, अरे नहीं लाल, ओह संपदा जी ये गजब ना ढाओ, तुम्हारे भाई हमारे प्राण निकाल लेंगे, रहने दो रहने दो। भाइयों से मैं निपट लूँगी भाभी, तुम तो मुझे सब्जी बनाना सिखाओ प्लीज़। लाल साहब नीरजा के कंधे को पकड़कर गोल गोल घूमने लगे। संपदा के साथ जबरन घूमती नीरजा निरीह सी दिखने लगी। लाल साहब के ऐसे स्नेह की आदत जो ना थी। ऐसे क्या देख रही हो भाभी, सिखाओगी ना? लाल साहब के इस आग्रह पे तीनों भाभियां दुविधा में पड़ गईं। लाल साहब सब्जी बनाने में जुट गए और हाथ जला बैठे। लाल सुर्ख हथेली में फफोले छलछला आए, पर अचरज कि उन्होंने कोई विशेष तबाही नहीं मचाई। ये वही लाल साहब थे जिनके हाथ में गुलाब का पुष्प तोड़ने में कांटा चुभा था, और वह ऐसे कराहे छटपटाए थे कि घर के सभी मेंबरानों को दर्द होने लगा था। सब्जी का स्वाद वर्णनातीत था, पर बाबूजी ने पुत्री का प्रयास देख फरमान जारी कर दिया, घर के सभी सदस्य ये सब्जी अवश्य खाएंगे। बाबूजी प्रेम से खाने लगे, पर श्रीनाथ ने ऐसा मुंह बनाया जैसे बहुत कड़वा खाद्यान्न चबा लिया हो। ये गोबर किसने बनाया है? श्रीनाथ अपेक्षाकृत साहसी है और उसने कह ही डाला। अम्मा छाती फुलाकर बोली, संपदा ने। संपदा ने? इसे पता है कि किचन का दरवाज़ा है कहाँ? बाबूजी ने मिजाज पुरसी की। चलो चलो खाओ, बहुत बढ़िया सब्जी बनी है। पहला प्रयास ऐसा ही होता है। प्रयास का यही स्तर रहा तो मेरी स्वाद ग्रंथियाँ निष्क्रिय हो जाएंगी। श्रीनाथ की बात पर सभी सदस्य दबी दबी हंसी हंसने लगे। पीछे से एक हंसी सुनाई दी जो संपदा की थी। उसे हंसते देख सदस्यों ने खुलकर हंस लेने का साहस संजो लिया। शाम को उपमन्यु पढ़ाने आया तो उसकी दृष्टि सबसे पहले लाल साहब के सुर्ख हथेली पर पड़ी। ये क्या कहकर उसने न जाने किस तरंग में उसकी कमल नाल सी कलाई पकड़ ली। उस क्षण संपदा का सब कुछ हरण हो गया। उपमन्यु की उष्ण हथेली की दृढ़ता ने संपदा को भीतर तक मथ डाला। प्रकंपित कंठ से बोल फूटा, सब्जी बना रही थी जल गई। ओह, खाना तुम बनाती हो और ये नीरजा लोग? कहते हुए उपमन्यु ने जिस त्वरा से कलाई पकड़ी थी उसी त्वरा से छोड़ दी। एकाएक लगा भावुकतावश अनायास उससे चेष्टा हो गई। उस छोटी सी गोल मेज के उस ओर बैठी संपदा के नेत्रों में सलज्ज भाव तारी था। नहीं, खाना मैं नहीं बनाती। न जाने क्यों कल आपकी बात सुनकर इच्छा हुई कि मैं भी कुछ सीखूं। सीखो, मगर प्यार से। दोनों की संवेद हंसी कक्ष में गूंज उठी। अध्ययन और अध्यापन और लीला, लाल साहब को जो इंद्रधनुषीय अनुभूति इस समय हो रही है कभी ना हुई थी। वे चकित हैं कि प्यार जैसी महान उपलब्धि के बारे में उन्होंने अब तक कैसे नहीं सोचा।
इस प्रेम रसायन ने उनके दुर्व्यवहार को सद्व्यवहार में बदल डाला। नीरजा तो उनकी विशेष कृपा पात्र बन गई। लाल साहब कभी कभी नीरजा के कमरे में आकर उसका एल्बम देखने लगते हैं। इस एल्बम में उपमन्यु के बहुत से फ़ोटो हैं। लाल साहब उन फ़ोटो पर न्यौछावर हो जाते। भाभी, सर आपके मौसेरे भाई हैं ना? हाँ, हम 4 बहनें हैं। भाई की कमी उपमन्यु भाई पूरी कर देते हैं। कोई भी काम हो हाजिर। नीरजा के हाथ एक गति और लय से स्वेटर बुन रहे हैं। सर का स्वभाव सबसे अलग है। स्टूडेंट्स उन्हें इतना पसंद करते हैं कि पूछो मत। अपने विषय पर उन्हें अच्छा कमांड है। लाल साहब उपमन्यु के बारे में बहुत कुछ कहना सुनना चाहते हैं। बाकी सब ठीक है, पर लापरवाह बहुत है। ठंड आ रही है, पर भाई अपने लिए स्वेटर तक न खरीदेंगे। ये एक बनाए दे रही हूँ। ये सर के लिए है। सफ़ेद रंग उनको बहुत सूट करता है। लाल साहब अधबने स्वेटर की सतह पर कोमलता से हाथ फेरने लगे। कॉलेज प्रांगण में कई बार देखा सर का श्वेत धवल बिंब आज भी आंखों में कैद है। संपदा का मुग्ध नायिका सा रूप देखकर नीरजा सोच में पड़ गई। ओह, ये तो सचमुच ही प्यार के हिंडोले में झूल रही है। शाम को खाना तैयार करते हुए तीनों भाभियों में खुसुर पुसुर हुई। जीजी, लाल साहब तो गए काम से, प्रेम के दरिया में डूब रहे हैं। स्वेटर ऐसे सहला रहे थे जैसे उपमन्यु की पीठ हो। नीरजा दीदे फाड़े बोली। तभी कहूँ, पॉप की जगह मुहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए उरे क्यों सुना जाने लगा है। भागवंती ने चुहल की। कुमकुम ने कपाल थामा। एक और असफल प्रेम कहानी। बाबूजी किसी आईएएस लड़के से चर्चा चला रहे हैं, इधर लाल साहब मास्टर से नैना लड़ा रहे हैं। अब प्रेम प्यार ओधा देख के नहीं होता कुमकुम, जिस पर दिल आ गया तो आ गया। और फिर लाल साहब का शाही दिल। हम तो सोचते थे कि इनके पास दिल ही नहीं है। अब तो इनका ब्याह हो जाए तो तनिक घर में शांति बहाल हो। भागवंती की बात सुनकर नीरजा मलिन पड़ गई। तुम्हें शांति की लगी है जीजी, मेरे गरीब भाई के लिए भी तो जरा सोचो। बाबूजी को पता चला तो लाल साहब को तो कुछ ना कहेंगे, सारा दोष मेरे भाई पर थोपा जाएगा। प्रेम किया है तुम्हारे भाई ने तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी। अगर नीरजा, प्रेम प्यार में थोड़ी बहुत मशक्क़त ना हो तो प्यार कैसा? प्यार में नहर खोदनी पड़ती है, नहर। भागवंती लाल साहब के घर से टलने की सोच से उमगी पड़ती थी। नहर खोदने की दुखद स्थिति नहीं आएगी। बाबूजी अपनी इस दुलरुआ की कोई बात टालें, उनमें इतना दम नहीं है, वरना लाल साहब आसमान पर पैर न टिकाते। मैं तो इसी में प्रसन्न हूँ कि लाल साहब इस समय बड़े खिले खिले महके महके दिखते हैं। हम लोगों से 2-4 बातें कर लेते हैं। तुम बेकार चिंता करती हो। जिस घर के लाडले को लाल साहब पत्नी रूप में प्राप्त होंगे, उसके ठाठ के क्या कहने। कुमकुम ने नीरजा का हौसला अफजाई की। सफ़ेद स्वेटर में उपमन्यु बहुत अच्छा लग रहा था। नीरजा स्नेह से बोली, आज तो लगता है भाई तुम्हारी नज़र उतार दूँ। नज़र मेरी नहीं, स्वेटर की उतारना नीरजा, सारा कमाल तो स्वेटर का है, कहकर उपमन्यु किसी मॉडल की तरह पोज बना बनाकर विभिन्न कोणों से नीरजा को दिखाने लगा। ये क्या लटक मटक रहे हो, तुम्हारी शिष्या सामने बैठी है, कुछ तो गंभीर बनो, नीरजा ने झिड़का। वो हमसे ना होगा बहन जी, कॉलेज में गंभीरता दिखाते दिखाते गर्दन अकड़ जाती है, यहाँ तो रिलैक्स रहने दो, कहकर उपमन्यु संपदा को संबोधित करता हुआ बोला। शिष्या जी, आपको कोई आपत्ति? मंद मुस्कान के साथ लाल साहब ने अस्वीकार में गर्दन हिला दी। नीरजा, स्वेटर के लिए छोटा सा धन्यवाद लो और सटको यहाँ से, हमें पढ़ाना है। उपमन्यु की बात सुन उसे संदिग्ध भाव से देखती नीरजा जानने को उद्धत हुई। भाभी चाय प्लीज़। लाल साहब मचल गए। भेजती हूँ। नीरजा चाय बनाने चली गई। इधर लाल साहब उपमन्यु को निहार रहे हैं, जो स्वेटर पहनकर बच्चों सा किलक रहा है। नीरजा ने तो आज तबीयत खुश कर दी। अच्छा चलो देखो कल क्या पढ़ रहे थे हम। उपमन्यु पढ़ाने लगा, पर संपदा का ध्यान पुस्तक में नहीं है। उसे तो अब तक ज्ञात ही नहीं था कि सज्जन की कोई सराहना करे तो कितना सुख मिलता है। वो भाइयों की सराहना करने को चोंचले और भाभियों के खुश होने को नखरे समझती थी। वो भी सीखेगी स्वेटर बनाना। सर को जो भी पसंद है वो सब करेगी। दूसरे दिन सबने देखा कि कॉलेज से लौटते हुए लाल साहब बाजार से ऊन सलाई लाए हैं और अपने कमरे में बैठे ऊन सलाई से लड़ रहे हैं। ये देखकर भागवंती उच्चारते हुए कुमकुम के कान के पास जाकर बोली, प्रेम में पढ़कर लाल साहब का बुरा हाल है। पढ़ाई करें, खाना बनाना सीखें या स्वेटर बुनना सीखें या सर की राह ताकें। भागवंती और कुमकुम के मध्य खूब फुसफुसाहट होती, पर नीरजा से ये प्रेम प्रकरण न उगलते बनता न निकलते। उसे रह रहकर उपमन्यु पर क्रोध आता।
उधर स्वेटर सीखती हुई पुत्री के आसपास डोलती अम्मा बावरी सी हुई जाती हैं कि पुत्री का स्वास्थ्य तो ठीक है। बाबूजी चमत्कृत हैं कि लड़की राह पर आ रही है। लड़की लाख प्यारी है, पर उसके हाथ पीले करके गंगा तो नहाना ही पड़ेगा। राजा महाराजा तक तो अपनी पुत्रियों को घर रख नहीं पाए, उनके पास तो नाम की ठकुराइसी है। बात चल रही है, ठीक ठाक जम जाए तो इसी गर्मी में ब्याह कर देंगे। वस्तुतः इकलौती लक्ष्मी सी पुत्री को बहुत दुलार देते हुए भी बाबूजी ने नहीं सोचा था कि वो इस तरह हटीली, तुनक मिजाज, खुर्राट हो जाएगी, छूट का अनावश्यक लाभ लेगी। जब भी कभी उसे उसके व्यवहार के लिए समझाना चाहा, वो सुबकने लगती, चीखने लगती या भूख हड़ताल कर देती। फिर निरुपाय बाबूजी उसे मनाने में लग जाते। उसी पुत्री में हरि कृपा से अपेक्षित सुधार हो रहा है और बाबूजी हतप्रभ चमत्कृत ये देखकर कि संपदा जीन्स शर्ट के स्थान पर सलवार कुर्ता पहनने लगी है। किसी बलात्कार की घटना की चर्चा चलने पर कभी उपमन्यु ने कहा था, संपदा, ऐसी घटनाओं के लिए पुरुष तो जिम्मेदार हैं ही, पर लड़कियां भी पूर्णतः निर्दोष नहीं होती। लड़कियों का पहनावा, बोलचाल, रहन सहन, अभिरुचियाँ सभी अब मर्यादित होती जा रही हैं। ये आधुनिकता के नाम पर शालीनता भूल रही हैं। हम आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे छेड़छाड़ की घटनाएं ऐसी लड़कियों के साथ अधिक होती हैं। हाँ, कुछ लड़कियां परिस्थितियों का भी शिकार हो जाती हैं और निरपराध होते हुए भी कलंकित हो जाती हैं। सर, आपको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं? वो बुदबुदाई। मुझे सीधी, शांत और शालीन, ऐसी लड़कियों के साथ सामंजस्य में कठिनाई नहीं होती, कहकर वो तनिक मुस्कुराया। तुम हमारे सौंदर्य बोध को नहीं जानती। हम तो चेहरा देखकर बता देते हैं कि किसके ऊपर क्या सूट करेगा। सोचता हूँ तुम पर सादे लिबास जितने अच्छे लगेंगे उतने ही आधुनिक लिबास नहीं। सच सर? मैं स्पष्टवादी हूँ, न झूठ बोलता हूँ न मुँह देखी। उपमन्यु ने संपदा के भाल पर छितराई अलकें तर्जनी से पीछे कर दी। इन केशों को कायदे से बांधो, फिर देखो अपना रूप। आत्मविस्मृत अवश्य संपदा ने केश पीछे करते सर का हाथ बहुत कोमलता से थाम लिया। सर, आपकी इसी सादगी ने तो मुझे ऐसा अधीर बना डाला है। आपकी बातों में इतना सुख मिलता है कि जी करता है आप बोलते रहें, मैं सुनती रहूं। कैसा अपूर्व और अनिंद्य था संपदा का वो समर्पित रूप, बालिका सा निश्चल, निर्दोष, ताजा। उपमन्यु को लगा इस लड़की का हृदय दर्पण सा निर्मल है, बस अज्ञानतावश परिस्थितियों का अनावश्यक लाभ लेती गई है। उसकी श्वेत सुकोमल हथेलियों पर तनिक दबाव डाल बोला, संपदा, संभालो स्वयं को, वरना मैं कच्ची मिंदी के लोंदे सा ही ठह जाऊंगा। तुम मुझे उसी दिन से अच्छी लगने लगी थी जब तुम नीरजा को देखने आई थी। मुझे जैसे एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा मिली थी। फिर जब तुम्हारे ठाट बाट देखे तो लगा कि मैं आकाश कुसुम की चाह कर बैठा हूँ। तुम बहुत रईस पिता की इकलौती पुत्री हो, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। वे तुम्हारा विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जो तुम्हें राजसी ठाट बाट दे सके। आपसे मिलने के बाद मुझे किसी राजसी ठाट बाट की कामना नहीं रही। मैं इन दिनों स्वयं को जितना हल्का, स्फूर्तियुक्त, तनाव मुक्त और प्रसन्नचित्त पाती हूँ उतना पहले कभी नहीं पाया। आपके सरल स्वभाव को देखकर लगा कि मेरी अकड़ व्यर्थ है। मैं क्यों पूरे घर पर शासन करना चाहती हूँ, जबकि घर के सभी सदस्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि मैं। सच कहूँ सर, तो मैंने जब भाभियों बच्चों में घुल मिल कर जो आनंद पाया वो स्वयं को प्रमुख घोषित करके कभी नहीं पाया। मैं अपने कवच से बाहर आना चाहती हूँ। आपसे मुझे नई दृष्टि मिली है। अब मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य के विषय में नहीं सोच सकती। मंत्रमुग्ध उपमन्यु संपदा का वो क्षमा प्रार्थी रूप देखता रहा, निर्निमेष। वे एक दूसरे के भावों को समझते थे, पर इस तरह स्पष्ट संपदा कभी नहीं बोली थी। उपमन्यु स्पष्ट महसूस कर रहा था कि लाल मिर्च सी लड़की मिश्री की डली सी मीठी हो गई है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई एक खूबसूरत रोचक कहानी, लाल साहब। आशा है कहानी आपको भी बहुत पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।